हमारी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा बदनाम है, जहाँ पे क्लाइंट का कोई सेफ्टी नहीं था, फिर भी 1 RK 1 BHK कहाँ पे भी लॉन्च करे वो बिकना ही है। इट इज़ बेसिकली इंडियन वड़ा पाव। आपके कनेक्शंस अच्छे हैं तो ही आप डेवलपर से फाइट कर पाते थे। कोई ऐसा क्लाइंट जो कभी आपको 100 के बराबर पड़ रहा है? एजेंट ही जरिया था जो ट्रस्ट डेवलप कर पा रहा था। वो जरिया भी था और जहर भी था, दोनों था। कोई एजेंट होते थे कि फ्रॉड करते थे, स्कैम कर देते थे। इसके लिए कोई रूल है जो इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट किया है? रूल तो काफ़ी है लेकिन कोई फॉलो नहीं करता है। ये मेरे को ईमानदारी से काम करना है। आप ऐसे ही हाथ पकड़ के चलोगे, अरे मैं तो मतलब मेरे को कोई गलत काम नहीं करना है। यस। एक फेज़ में आपको जब एक्सपीरियंस आ जाता है तब आप सोचते हो कि भाई मेरे जैसा कोई नहीं है। व्हाट अबाउट लैंड एज एन इन्वेस्टमेंट? वो सब बड़े लोगों की बातें हैं। लैंड लेके उसका ध्यान रखना एक बैल बराबर पालना बराबर है। ऑफिस स्पेस इज़ ओनली फॉर कॉर्पोरेट्स। शॉप कोई गवार भी चला सकता है। Welcome to Diary of Leaders. Today we have our first guest in the show, Mr. Neil Shah. I am excited to know his journey and about himself as a person. They have done a fantastic work in Panvel and other part of Navi Mumbai. They have done many developments in affordable segments and in premium affordable segments. So welcome Mr. Neil Shah. थैंक यू सुहान। आपका मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे हैं। सो मोस्टली एफोर्डेबल्स में काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स आपने डेवलप किए हैं। मैं जानना चाहूँगा इसके पीछे वजह क्या है, आप कैसे डेवलपमेंट में आए और आपके बारे में इनफैक्ट अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की और कैसे आप डेवलपमेंट्स किए और आगे क्या फ्यूचर्स हैं उसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ये लाइन, ये जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, ये मेरे डैड ने चालू किया था इन द ईयर 2007-8। उन्होंने एक रियल एस्टेट एजेंट के साथ एक पार्टनरशिप में एक छोटा सा ब्रोकरेज फर्म से ये बिज़नेस की शुरुआत की थी। वो टाइम पे मैं कॉलेज में था। वी हैव अ अदर बिज़नेस, हमारी एक दूसरी बिज़नेस थी, वहाँ से डैड को डाइवर्ट करना था। तो उन्होंने फर्स्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी ली, जो आज हमारी ऑफिस है, जहाँ पे आप आए। तो वो जो प्रॉपर्टी जिससे ली थी, वो बंदे के साथ मेरे डैडी ने वो टाइम पे चालू किया एज अ ब्रोकरेज। फिर धीरे धीरे वो आते गए, काम बढ़ता गया। मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ। कॉलेज के टाइम पे तो आपको मालूम रहता है कि कुछ फिक्स नहीं होता है कि आज ये करना है, कल वो करना है, ये करना है, वो करना है। तो मुझे इंटीरियर में जाना था। आई वॉज लाइक इंटीरियर में जाते हैं, वहाँ पे सीखते हैं। तो डैड ने मुझे थोड़ा पुश किया, तुझे इंटीरियर तो करना है बट हमारा ये बिज़नेस है, अभी हमें खुद बिल्डिंग बनानी है। वो स्पेशलाइज थे सिर्फ फ्लैट बेचने में, बट ये पूरा कॉन्सेप्ट जो कंस्ट्रक्शन का था, उन्होंने मुझ पे डिस्कस किया मेरे साथ कि तू उसकी शुरुआत कर, ये एरिया जो कंस्ट्रक्शन का रहेगा वो तू शुरुआत कर। वो हिसाब से मैंने 2011 में ज्वाइन किया। हमारा कामोठे में एक ऑफिस था, फिर करण जाड़े करके वहाँ पे नया एक एरिया डेवलप हो रहा था। तो वो टाइम पे वो डिपार्टमेंट मैंने हैंडल किया और सबसे पहली हमारी बिल्डिंग थी श्री गणेश करके, जो G+4 की थी, और एक जय प्लाजा करके थी। दोनों में जैसे कि मैंने आपको बताया, दोनों एक G+4 G+7 की बिल्डिंगें थी। तब तो मेरी शुरुआत हुई थी। 1 RK क्या होता है, 1 BHK क्या होता है, क्या बेचना रहता है, ये सब में मुझे इतना मालूम नहीं था। बट एक ही बंदा था जो मुझे हेल्प करता था, वो था अपना गूगल पे कुछ भी डालो तो बेसिक नॉलेज मिल जाती थी। तो आपने ये सारी चीज़ें गूगल से सीखे? और सारी चीज़ें गूगल से नहीं, एक बेस लिया। बेस अंडरस्टैंडिंग्स जो होते हैं। जब डैड ने रियल एस्टेट चालू किया था तब उन्होंने काफ़ी डेवलपर्स के फ्लैट बेचे, लिए, वो डेवलपर्स के साथ दोस्ती की। तो वो डेवलपर्स के पास भी मैं जाने लगा। मुझे तो ज़ीरो नॉलेज था एकदम, लाइक जैसे हम कॉलेज में फ़र्स्ट टाइम जाते हैं वैसे ये पूरी इंडस्ट्री फ़र्स्ट टाइम थी मेरे लिए। सबसे पहचान तो हो ही जाती है एक बार हम अगर वो इंडस्ट्री में आते हैं। तो धीरे धीरे मेरी सबकी पहचान होने लगी, काम देखने लगा, समझने लगा। फिर जो मेरे पार्टनर थे डैड के, उनको भी अच्छी नॉलेज थी, मतलब कि क्या होता है, कैसे होता है, काफ़ी नॉलेज थी उनको। तो हमने साथ में ये शुरुआत की। आपको कितने साल हो गए सर इस इंडस्ट्री में अभी? 13 ईयर्स में भी। 13 ईयर्स। 2011 जून मैंने ज्वाइन किया, आप समझ लीजिए 13 ईयर्स हो 13 गया। ईयर्स में सर कितने डेवलपमेंट्स अब तक हो चुके हैं? 60 प्रोजेक्ट्स तो हमारे फिनिश हो गए रहेंगे। इट्स अ वेरी गुड नंबर। एंड आप एफोर्डेबल में काफ़ी अच्छा काम किए हैं जो हम लोग ने अब तक देखा है। और क्या लगता है एफोर्डेबल में अभी क्या चैलेंजेस
हैं अभी अपनी इंडस्ट्री में, क्या चैलेंजेस अफोर्डेबल में आई अभी भी हैं? फील कि अफोर्डेबल ही एक मार्केट है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन या सेल्स का जो पार्ट है वो गिर नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा रिक्वायरमेंट रहने ही वाली है, क्लाइंट्स रहने ही वाले हैं हमेशा। आज भी आप देखेंगे अगर सिडको के प्रोजेक्ट्स आते हैं, महाड़ा के प्रोजेक्ट्स आते हैं, जो लॉटरी बोला जाता है, उसमें भी आज भी गवर्नमेंट 1 RK को प्रमोट कर ही रही है। तो अफोर्डेबल सेक्शन कभी बंद हो जाएगा या कभी नेगेटिव वे में जाएगा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जहाँ पे भी एरिया की शुरुआत होती है वहाँ पे पहले 1 RK ही बनता है बिल्डिंग में। जब वो एरिया डेवलप हो जाता है तो 2 BHK 3 BHK टावर वगैरह की शुरुआत चालू होती है। अदरवाइज़ बेसिकली अगर कोई एरिया पूरा नया है जहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, अब वो एरिया बूस्ट होने वाला है। आप फर्स्ट मूवर फर्स्ट एडवांटेज का प्रोजेक्ट, देखें। यस, फर्स्ट प्रोजेक्ट हमेशा आप देखेंगे तो 1 RK या तो 1 BHK का ही रहेगा, 2 BHK कभी नहीं होगा। 1 RK और 1 BHK एक बिल्डर को या एक डेवलपर को या एक न्यू पर्सन जो इंडस्ट्री में एंटर कर रहा है, अगर वो सेगमेंट बना के जाएगा तो वो लॉस में नहीं जाएगा, उसका माल रुकेगा नहीं। इन वेरी शॉर्ट, इंसाइटफुल, बहुत इंसाइटफुल मेरी है। लैंग्वेज में बात करेंगे या इंडस्ट्री की लैंग्वेज में बात करेंगे तो माल रुकेगा नहीं, माल कटते रहेगा। जो अभी एफोर्डेबल्स में आना चाहते हैं डेवलपमेंट के लिए, उनको क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? चैलेंजेस एज इन आप किस तरह से मुझे पूछना चाह रहे हैं? चैलेंजेस एज इन कि उनके लिए डिफिकल्टीज क्या आ सकते हैं आगे चल के, मतलब इनिशियल मोमेंट्स में इन आई एफोर्डेबल डोंट थिंक सो अफोर्डेबल में किसी को कोई चैलेंजेस आना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ ब्रेड बटर ऑफ दिस इंडस्ट्री। मैंने आपको बताया एक लो बजट है, इजीली बिकता है, तो चैलेंजेस तो मुझे नहीं लगता है। अगर आप जहाँ पे कोई एक नया डेवलपर है, अभी उसका विजन ही कुछ अलग है कि अगर जहाँ पे 1 RK बनाना चाहिए वो 1 RK नहीं बना के 2 BHK बना दे या 3 BHK बना दे, तो उसको डिफ़िकल्टी आ सकती है। अदरवाइज़ 1 RK 1 BHK में मुझे नहीं लगता है कि कोई चैलेंजेस आ सकता है। सो यू स्ट्रांगली सजेस्ट कि हम Yes. लोग कोई भी डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहे तो बिगनिंग उसका डिपेंड्स first ऑन द mover- एरिया यू चूज़। मतलब आप कहाँ पे जा रहे हो, क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, वो एरिया की क्या डिमांड है, उसके ऊपर आप वो कॉल ले सकते हो। बट फिर भी 1 RK 1 BHK कहाँ पे भी लॉन्च करे वो बिकना ही है। इट इज़ बेसिकली इंडियन वड़ा पाव। आप उसको very nicely framed। बर्गर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। कहाँ पे भी आप जाओ किधर इंडियन भी वड़ा वो पाव मिल काम- जाता है हमें। यस यस यस। कहाँ पे भी जाओ, नुक्कड़ से नुक्कड़, गली से गली, कहाँ पे भी जाओ आपको कहाँ पे भी इजीली मिल जाएगा और वो इजीली बिकता भी है। सो ये तो हो गई जो हम डेवलपमेंट में आना चाहते हैं। जो डेवलपमेंट में ऑलरेडी आ चुके हैं डेवलपर्स, न्यू प्लेयर्स जो मार्केट में आ चुके हैं, उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे जो उनको लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करे मार्केट पे? आई थिंक जो यहाँ पे जो जूने प्लेयर्स है नवी मुंबई में अगर देखने जाओ तो काफ़ी जूने डेवलपर्स है, तो वो लोग तो अभी हमारे लिए एक सीनियर जैसे हो गए। मतलब उन्होंने देखा है कि कैसे नवी मुंबई डेवलप हुआ, क्या स्टेज पे था नवी मुंबई, क्या स्टेज पे उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए और क्या स्टेज पे उन्होंने बेचा। मुझे याद है मेरे पिताजी मुझे बोलते थे कि कामोठे में 600 रुपया पर स्क्वायर फीट में फ्लैट बिका है, 2000 पर स्क्वायर फीट में भी फ्लैट बिका है, फिर 2011 में कुछ 4-4.5 हज़ार स्क्वायर फीट में भी बिका है। और आज करंट सिनेरियो अगर आप कामोठे में देखेंगे, आपको तो मालूम ही रहेगा, आप यहाँ Yes. के हैं, तो जो टेंडर्स गए हैं हमारे यहाँ, जो खांडेश्वर स्टेशन के वहाँ पे जो बड़े बड़े टावर्स आ रहे हैं, वहाँ पे आज 9-9.5 हज़ार का रेट हो गया है। तो आई थिंक डेवलपर्स जो जूने हैं वो तो नॉर्मली आगे ही जाएंगे, 2 BHK 3 BHK बट टावर्स। व्हाट अबाउट न्यू प्लेयर्स जो अभी अभी एंटर किए हैं, 1-2 प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, उनके लिए क्या ऐसा आप कुछ सजेस्ट करेंगे जिसमें वो लोग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल काम कर पाएँ इस मार्केट में? आई थिंक बेसिकली अगर अब तो देखो, अगर आप कामोठे की बात करेंगे तो कामोठे में 2 BHK भी बिकता है, 3 BHK भी बिकता है। आप क्या नया चीज़ लेके आते हैं, क्या यूनिकनेस लेके आते हैं आपके प्रोजेक्ट में, आपका प्रोजेक्ट फटाक से बिका है। क्योंकि आज के टाइम पे मुझे लगता है ये सोशल मीडिया, ये जो ऑटोमेशन, जो कुछ भी आप टेक्नोलॉजी नई नई हमारी इंडस्ट्री में आई है, मुझे नहीं लगता है कि नए बिल्डर्स को कोई तरह की डिफ़िकल्टी आनी चाहिए अनटिल एंड अनलेस वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट नहीं करता है। तो 13 ईयर्स के आपके जर्नी में आपने मेजर चेंजेस अपने इंडस्ट्री में क्या देखे हैं? नवी मुंबई में इंफ्रा प्रोजेक्ट्स बहुत आए, एयरपोर्ट आया, चालू हो गया काम, मेट्रो आया,
मेट्रो चालू हो गया आज, आई एम टॉकिंग टिल नाउ। वेरी ट्रू। फिर सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हमारी इंडस्ट्री में हुई जब रेरा आया। मुझे लगता है बायस के हिसाब से जो सबसे बड़ा गवर्नमेंट ने एक बोलो सिक्सर मारा, यस, मुक्का मारा, जो भी मारा क्लाइंट के फेवर में, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी थी जहाँ पे क्लाइंट का कोई सेफ्टी नहीं था। सच्ची बोलो तो हमारी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा बदनाम है, जो मैंने सोचा समझा है ये 13 साल की इंडस्ट्री में। जो भी डेवलपर आज एक ऑफिस डाला, बाउंड्री मार दिया, 4 बॉडीगार्ड खड़े कर दिए, अच्छी ऑफिस बना दी, क्लाइंट बेचारा आता है, चेक ले लेता है, डिपॉजिट कर देता है। सालों सालों तक कंस्ट्रक्शन चालू नहीं होते थे और क्लाइंट को फ़ाइट करना पड़ता था। फ़ाइट करने के लिए भी उनको कानून के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे अपने पैसे निकालने के लिए डेवलपर से। अगर वो डेवलपर के पास आपको निकालना है तो आप जाके ऐसे ही कुछ नहीं कर सकते हो, आपको फाइल कंप्लेंट करनी है, प्रोसेस करना है, फिर वो केस बनेगा, ये होगा वो होगा। तो इसके लिए जो रेरा का हमारे महाराष्ट्र में जब लॉन्च हुआ रेरा, आई फील कस्टमर को कुछ तो सेफ्टी मिला ही। सर क्या आपको जेन्युइनली लगता है रेरा के पहले जस्टिस नहीं मिलता था क्लाइंट्स को? जस्टिस मिलता था, नो डाउट, बट ये एक ओपन प्लेटफॉर्म हो गया। हर कोई आज गूगल पे जाके सिर्फ रेरा डालेगा तो उसको हर एक डेवलपर की पूरी कुंडली मिल जाएगी। कितने % आपको लगते हैं लोग जिनको जस्टिस मिलता था, जो भी केसेस उन लोग के साथ में इंसिडेंट्स होते आई थे? हार्डली बिलीव, अगर आप पॉलिटिकली कनेक्टेड हो, आपके कनेक्शंस अच्छे हैं, तो ही आप डेवलपर से फाइट कर पाते थे। अदरवाइज डेवलपर आज तक मैंने नहीं सुना है कि कोई बर्बाद हुआ हो। कोई ऐसा क्लाइंट जो कभी आपको इस पोजीशन में लाए जहाँ पे आपको लगे कि नहीं ये तो 100 के बराबर मुझे पड़ रहा है? जब मेरी गलती रहेगी, आई बी वेरी ओपन ऑन दिस, अपने ट्रू कमेंट्स दे रहा हूँ मैं। मेरे को किसी का ये नहीं है कि मैं आज आपके साथ लाइव बात कर रहा हूँ तो घिसी पिटी कहानी बताऊँ, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो फैक्ट्स है कि कभी भी क्लाइंट आपके ऊपर भारी नहीं होता है, ये एकदम फैक्ट्स है। आपने जो अगर उसको कमिटमेंट दी है, आपने अगर उसको जो प्रॉमिस किया है वो अगर आप डिलीवर करते हो, उसको जब जवाब चाहिए वो आप जवाब उसको डिलीवर करते हो इन अ पीसफुल मैनर। हमारे इंडस्ट्री में मैंने देखा है, बुकिंग करने के टाइम पे डेवलपर लंदन में रहेगा तो भी फ़ोन उठा के उसका टोकन लेगा। जैसे ही उसका टोकन एग्रीमेंट हो जाएगा, लोन चालू हो जाएगा, आई डोंट थिंक सो कोई डेवलपर उसको एंटरटेन करता रहेगा। ये सच्चाई है हमारी इंडस्ट्री की। सो हम लोग अभी बात कर लिए काफ़ी ज़्यादा डेवलपर के पर्सपेक्टिव से और क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से। सो अपार्ट ऑफ ऑल दिस, मुझे एक आउट ऑफ थिन एयर एक क्वेश्चन आया है जो जानना चाहता हूँ। अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर जो भी ड्यूटीज़ आपके वर्क स्केड्यूल्स हैं, उसको छोड़ के आपके कोई पर्सनल हॉबीज़ इंटरेस्ट हैं जो नहीं पता लोगों को? आप कौन सी बात कर रहे हैं, मेरी शादी होने की पहले की बात की बात? दोनों को मिक्स करते हैं कि ऐसा कोई जो अभी तक कंटिन्यू है और आगे भी कंटिन्यू रहेगा, पैसन और हॉबी आपकी कुछ? पैसा कमा रहे वही हॉबी है। उसको छोड़ के आपके फ्री टाइम में कुछ? जिम में जाता हूँ सुबह, नॉट रेगुलरली, 4 दिन गया, 5वें दिन नहीं जाता हूँ, बट कोशिश करता हूँ कि हर महीने ट्राई करूँ 5 दिन तो जाऊँ। महीने में 5 डेज? 5 डेज सुबह सुबह। गुड अमाउंट ऑफ फिटनेस। बट जोक्स अपार्ट, बिजनेस के बाद जैसे मुझे घूमना पसंद है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है काफ़ी। एटलीस्ट वीक में एक बार मैं दोस्तों को मिलूँ, वो मुझे बहुत पसंद है। फैमिली के साथ घूमना पसंद है। बच्चे हैं मेरे 2, वो लोग के साथ कहाँ डिनर के लिए जाऊँ, खेलने जाऊँ। बहुत अच्छी बात है। सो आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है यू विश टू डू इन फ्यूचर, और या उससे आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिले फ्यूचर में? अभी मैंने शुरुआत तो G+4 G+7 से की, फिर धीरे धीरे सब जो भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं या आप बोल लीजिए जिससे मुझे सीखना चाहिए, उन सब के प्रोजेक्ट में विज़िट करने लगा। हीरानंदानी हो गए, ओबरॉयज़ हो गए। काफ़ी टाइम के बाद मैं समझने लगा कि कंस्ट्रक्शन क्या होता है, हमें क्या डिलीवर करना चाहिए। बेस्ट क्वालिटीज़ के कंस्ट्रक्शंस डिलीवर करते मतलब हैं। आई गेस इनके ऊपर तो कोई नहीं है इंडिया में। करेक्ट। आई सपोज ओबरॉयज़ और हीरानंदानी मतलब जो काम करते हैं, मतलब द बेस्ट ऑफ क्वालिटी। द बेस्ट ऑफ क्वालिटी से लेके वो लोग जो ट्रेंड चल रहा है वही ट्रेंड को कुछ नया लेके आते हैं, या तो वो लोग ही ट्रेंड है। मुझे लगता है कि वो लोग कुछ नया ही लेके आते हैं हमेशा। दैट्स वेरी ट्रू। उन लोग का कुछ जूना कॉन्सेप्ट नहीं होता है। रुस्तम जी है, बहुत सारे डेवलपर्स है छोटे छोटे, हमारे यहाँ पे भी लोकल्स बहुत है। बट हमारे यहाँ पे एक अगर आप आगे जाएंगे लोनावाला साइड, तो लेफ़्ट साइड में हीरानंदानी का प्रोजेक्ट चालू है।
तो वो हमने विज़िट किया था। ऐसे ही हम चले जाते हैं दोपहर को, कभी कुछ काम स्लो मतलब फ्री टाइम रहता है तो प्रोजेक्ट सर्वे करने हम चले जाते हैं। तो वो सब जब प्रोजेक्ट देखते हैं जो लार्ज स्केल में है इतने, वो लोग कैसे हैंडल करते हैं। मतलब आप देखेंगे हमारे यहाँ से, अगर आपको मालूम है, पनवेल से जो हीरानंदानी का प्रोजेक्ट चालू है वो मुझे लगता है 20 किलोमीटर लंबा रहेगा। पूरे आउटस्कर्ट्स में है वो। Yes. वहाँ पे कुछ भी नहीं है, फिर भी उनके प्रोजेक्ट खड़े हो गए, फ्लैट बिक गए। मतलब जो पवई का एक कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पे वो लेके आए। करेक्ट। मेरा इतना बड़ा ड्रीम नहीं है, बट आई सपोज़ कि एक प्रोजेक्ट ऐसा हो जहाँ पे लोगों को लगे कि आपने कुछ बनाया ना। वो टावर हो, मुझे 3 BHK 4 BHK बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगेन मुझे 1 BHK 2 BHK या 1 BHK का भी मैं पूरा टावर बनाऊँ, एक सोसाइटी हो जिसमें उनको एम्यूनिटीज़ दूँ, तो मुझे लगता है कि मैं एक लेवल पे लोगों को कुछ दे सकता हूँ। जो 1 BHK के लोग हैं या 1 RK वाले लोग हैं, जो एम्यूनिटीज़ उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है कि मैं वो लैंड खरीद के वो प्रोजेक्ट बना सकता हूँ। आप अपने आप को अफोर्डेबल सेगमेंट का मैं किंग बनाना चाहते हैं। उसमें अफोर्डेबल में ही, हाँ, घूम फिर के मेरी गाड़ी वहीं पे आ जाती है। वेरी ट्रू। सो आपको लगता है वो मार्केट बहुत अभी भी अनटैप्ड है? अनटैप्ड नहीं है। आई फील कि वो मार्केट में जो लोग हैं उनको जो मिलना चाहिए वो अपॉर्चुनिटी आज हमारे पास है। पनवेल में आजू बाजू में हम अगर लैंड खरीदे और वो डिलीवर करे तो वो कैटेगरी के लोगों को भी कैटर कर सकते हैं। अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा, अच्छी एम्यूनिटीज़ मिलेगी, अच्छी लाइफस्टाइल मिलेगी। बड़े लोगों को तो सब कुछ मिलना ही है। 3 BHK 4 BHK वो लोग को तो खुद ही लेके आएंगे, अपने घर के अंदर स्विमिंग पूल बना देंगे। उनके लिए बनाना कोई मुझे एक्साइटमेंट नहीं लगता। सो ये सब बनाने के पीछे में हम लोग अगर देखते हैं, सबसे बड़ा हाथ है मुझे लगता है लेबर्स का। ये सारे चीज़ें इतने बड़े एग्जीक्यूशंस को करते हैं, तो क्या उनके लिए आज भी सेफ्टी कोई चैलेंज है, या सारे आपको लगता है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे सेफ्टी इज बीइंग आई टेकन केयर? सपोज जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है वही सेफ्टी के लिए मेजर्स लेते हैं। बाकी अगर आप देखने जाएंगे तो मोस्टली सब जगह पे इतना कोई फॉलो नहीं करता है। आज मैं डेवलपर हूँ, मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया एज अ लेबर कॉन्ट्रैक्ट, मेरी बिल्डिंग का काम तू करेगा, वो लेबर लेके आएगा। उसके पीछे जो ध्यान देना है, सुबह वो हेलमेट पहनता है, सेफ्टी के शूज़ पहनता है नहीं पहनता है, बेल्ट पहनता है कि नहीं जब वो बाहर काम कर रहा है, ऊपर खड़ा होकर काम कर रहा है, ये बारीक बारीक चीज़ें के ऊपर कोई ध्यान देता नहीं है आज भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में। इसके लिए कोई रूल है जो इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट किया है? रूल तो काफ़ी है लेकिन कोई फॉलो नहीं करता है। बट अगेन हम लोग अगर देखते हैं इस चीज़ में और क्या डेवलपमेंट्स आपको हिसाब से हो सकता है फ्यूचर में? स्ट्रिक्टली करना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्टली, क्योंकि एक लेबर की जान उसके पूरी फैमिली की जान होती है। वो गिरता है तो सीधा उसके लिए मतलब कोई सिचुएशन नहीं है कि वो बच सके, वो सीधा गिरेगा तो ऊपर ही जाएगा। आपको क्या लगता है क्या प्रिकॉशन अभी लेना चाहिए इसके ऊपर में? सेफ्टी के बारे में प्रमोशंस होने चाहिए, सेफ्टी के बारे में गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के रेगुलर चेकअप होने चाहिए, ताकि जाके एक डेवलपर, एक कॉन्ट्रैक्टर डरेगा कि भाई कभी भी ऑफिसर आएगा, चेक करेगा, नहीं रहेगा फाइन मार के जाएगा। कॉरपोरेशन को वो एटलीस्ट ध्यान देना चाहिए कि एक डिपार्टमेंट क्रिएट करे और रेगुलर बेसिस के ऊपर ऑडिट, मतलब कभी भी कोई भी गया, चेक कर लिया, अवेलेबल नहीं रहा, फाइन। एज ए डेवलपर सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या फेस हो रहा है फ्रॉम टेकिंग अ न्यू प्लॉट टिल डिलीवरी? आई फील कि जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स है, क्योंकि अल्टीमेटली हम कुछ भी ट्रांजैक्शन करें हमें जाना तो गवर्नमेंट के थ्रू ही है। चाहे मैं लैंड परचेज़ करूँ तो मुझे मेरे नाम पे करना है, तो मुझे गवर्नमेंट के पास जाना है, स्टैम्प ड्यूटी भरनी है, उसके पेपर्स चेक करने हैं, ये फलाना चेक करना है, ये पेपर सही है, ये फार्मर से या जो ओनर है या जो ये लैंड है इस पर कोई केस है नहीं है, ये क्या, ये सब करने के लिए मेरे पास कोई एक डिजिटल वे नहीं है। जो आज एक ट्रेंड चल रहा है डिजिटल, आप हर चीज़ देखो, सब कुछ ऑनलाइन हो चुकी है। अगर मुझे कोई लैंड के बारे में जानना है तो वो अभी भी मुझे लगता है कि हमें वहाँ पे सिडको में जाना है, वो फाइल चेक करनी है, जो जूनी प्रथा चलती आ रही है हमारी उसमें वो चेक करना है। टेक्नोलॉजी के साथ में वो अभी तक चेंज नहीं हो पाया, अपग्रेड नहीं हो पाया। भले गवर्नमेंट्स की अभी सब साइट्स आ चुकी है
आई गेस उन्होंने सॉफ्टवेयर भी काफ़ी लेके आए हैं प्रोसेस करने के लिए, उनके इंटरनल प्रोसेस जो भी होते हैं लैंड के रिलेटेड प्रोसेस करने के लिए, बट ईजी वे फ़िलहाल हमारे इंडस्ट्री में नहीं है। मुझे तो आज 13 साल हो गए, कोई भी लैंड की डील अगर आप मुझे बात करेंगे तो मैं तो फटाक से निकाल लूँगा। एज ए डेवलपर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज स्टिल अ चैलेंज, बिग चैलेंज, इट्स नॉट दैट ईजी। जो प्रॉपर्टी जिससे ले रहे हैं उसके बीच में आपके साथ जो भी व्यवहार कराएगा बंदा, वो सामने जो आपसे प्रॉपर्टी दिलवा रहा है या ले रहा है या बेच रहा है, जो भी ट्रांजैक्शन जो जैसे कर रहा है, उसकी जेन्युइनिटी क्या, आपको वो बंदा सही बंदे के साथ मिला रहा है कि नहीं मिला रहा है, उसकी जेन्युइनिटी क्या। ये तो मैं आज हूँ तेरा, मैं भी बहुत ठोकर खाया हूँ, मेरे से भी गलतियाँ हुई है। मैंने आपका लैंड परचेज़ किया, आपकी सिडको में लैंड चली गई थी, वो मैंने परचेज़ की, सिडको के रिकॉर्ड्स में पता चला कि वो लैंड है, फिर उसके बाद कोई ऑफिसर तो रेगुलर बेसिस पे चेंजेस होते रहते हैं या कुछ होते हैं, बाद में मुझे मालूम पड़ा कि वो लैंड ही नहीं है। ये तकलीफ़ से तो मैं बहुत ख़तरनाक लेवल पे गुजरा हूँ कि मतलब मेरा तो एक टाइम पे ऐसी सिचुएशन आ गया था कि सब कुछ दाव पे लग चुका था और मुझे मालूम पड़ा कि वो लैंड ही नहीं है। इतने बड़े चैलेंज आज भी आ रहे हैं। एक एजेंट को मैंने अपॉइंट किया, वो एजेंट ने मुझे चेक करके बताया कि वहाँ पे आपका प्रॉपर्टी है, आपने जो प्रॉपर्टी ली है अभी लैंड ली है वो बंदे की वहाँ पे सिडको में दिखा रही है। उसके बाद एक ऑफिसर आता है, एक ऑफिसर दूसरी एक आती है, नईली अपॉइंट होते हैं, वो सब फाइल्स को डिजिटली स्क्रूटनाइज करते हैं। उसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि वो लैंड ख़त्म हो चुकी है, वो अगेंस्ट में जो उनको जितनी लैंड मिलनी थी वो शेतकरी को ऑलरेडी मिल चुकी है। ये सब टेक्निकल बातें हैं, आप भी नहीं समझ पाओगे। तो ये समझने के लिए मैंने अपने पैसे डुबाए, तब जाके मैं ये समझा। ये फैक्ट है, इसमें कोई मतलब मैं आपको बात करने के लिए सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, वेरी ट्रू। ये चैलेंज मुझे लगता है आज भी बहुत सारे जगह फेस हो रहे हैं, नॉट जस्ट सिडको, बहुत सारे अलग अलग जो अथॉरिटीज़ हैं सब में। हमारे यहाँ पे तो फिर भी रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड, प्रॉपर्टी के रिलेटेड रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। दिल्ली वगैरह में आप जाएंगे तो वो तो सब नोटरी पे ही चल रहा है आज भी। ओके, सेल ऑफ फ्लैट, सेल ऑफ लैंड, पावर ऑफ अटर्नी दे दिया, या बहुत सारे ऐसे अदर स्टेट्स भी हैं जहाँ पे रजिस्ट्रेशन आज भी नहीं होते हैं, सब नोटराइज डॉक्यूमेंट पे चलते हैं, एक दूसरे को पावर दिया जाता है और बहुत सारे स्कैम भी होते हैं। लैंड का काम करना या कंस्ट्रक्शन का काम करना, कंस्ट्रक्शन का नहीं मतलब हमारी इंडस्ट्री में लैंड परचेज करना इज़ अ वेरी बिग टास्क। इट्स अ वेरी। आज के सिनेरियो में सर मिलेनियल्स काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की तरफ, तो आपके हिसाब से क्या बेस्ट एसेट क्लास है इन्वेस्टमेंट के लिए? रेसिडेंशियल, कमर्शियल्स, प्लॉट्स, व्हाट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर देम? आपको लैंड लेना है, आप लैंड लीजिए। ज़रूरत नहीं है कि आप एक एकड़ की एकड़ लीजिए। आप 100 स्क्वायर मीटर की लैंड लीजिए, 200 स्क्वायर मीटर की लैंड लीजिए, 300 स्क्वायर मीटर की लैंड लीजिए। जो आप करजत, नेरल, खपोली या पनवेल के उस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे लोग लैंड रिलेटेड प्रोजेक्ट लेके आते हैं, प्लॉटिंग करते हैं और बेचते हैं। एक तो वो कॉन्सेप्ट हो गया। एक जो हमारा पूर्वजों से टाइम से चला आ रहा है फ्लैट का सिस्टम, 1 BHK 1 RK। एक नया जो मुझे लग रहा है कि लोग सेकेंड होम, सिटी से थोड़ा लंबा, सबको लंबा चाहिए एज ए सेकेंड ऑप्शन, तो वो ऑप्शन भी आपको मिल रहे। अगर हम लोग बात करते हैं एसेट क्लास प्योर इन्वेस्टमेंट वाइज, सो मिलेनियल्स जो जितने भी आज के टाइम में जो हु आर इनटू देयर इन देयर लेट 20s एंड अर्ली 30s, सो उनके लिए प्योर इन्वेस्टमेंट वाइज कौन सा एसेट क्लास आप सजेस्ट करेंगे? मैंने अपने प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे यंग कपल्स, न्यूली मैरिड कपल्स या शादी करने वाले कपल्स जो ऑलरेडी साथ में हैं बट शादी करने वाले हैं, बट पहले से प्रॉपर्टी देख रहे हैं, उन्हें अपना घर खुद का चाहिए, सिक्योर्ड चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं जो रेंट पे बिज़नेस कर रहा है उसी एरिया में जहाँ पे वो 10 साल से काम कर रहा है, 5 साल से काम कर रहा है, उसका बिज़नेस अच्छा चल रहा है, रह रहा भी रेंट पे है, घर भी रेंट पे है और दुकान भी रेंट पे है, तो मुझे लगता है उसको पहले अपनी दुकान लेनी चाहिए अगर वो एरिया में ऑप्शन अवेलेबल है। क्योंकि एक बिज़नेस को सेटअप करना एक एरिया से दूसरे एरिया में इतना ईजी नहीं होता। और अगर आप सैलराइड है और आपको घर चाहिए, आपका कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं है,
कर तो आपको एक फ्लैट तो लेना ही चाहिए, एक असेट जिसमें आपको एक परमानेंट एड्रेस का स्टैम्प मिल जाता है कि ये घर आपका है। आप ऐसा बोल रहे हैं जो पहला इन्वेस्टमेंट होना चाहिए पहला वो घर ही investment। होना चाहिए। हाँ, बट So that- मैंने बताया इसमें दो कैटेगरी है। जो सैलराइड है उसको कमर्शियल लेके कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो रेंट पे देगा, वो तो खुद काम करेगा नहीं, और इधर ईएमआई भरेगा और रेंट भरेगा, उसका कुछ वर्थ नहीं है। जो खुद रहेगा और ईएमआई भरेगा, एटलीस्ट वो प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन कर पा रहा है। आप समझ रहे Okay, मेरा बोलने का मतलब ये है कि समझो अभी मैं रेंट पे रह रहा हूँ और मैं सैलराइड बंदा हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक ही प्लस पॉइंट है कि मेरे पास मेरी सैलरी है, दूसरा प्लस पॉइंट है कि वो सैलरी के ऊपर मुझे बैंक्स लोन दे रही है। ये सिक्योर करके, ये हेल्प करते हुए कि अब आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से 30 इयर्स तक आप ईएमआई भरते रहिए। ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। अगर अच्छे से टैकल किया गया तो एटलीस्ट आप कुछ नहीं था आपके पास, उसमें से एक प्रॉपर्टी तो आपकी बन जाएगी। सो पहला इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो दिखना चाहिए वो है होम होम एज ए फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। फिर अगर हम लोग लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में सेकंड इन्वेस्टमेंट के लिए तो सोचते हैं तो व्हाट दैट शुड बी। कमर्शियल, कमर्शियल में भी अगर इफ यू कुड Shop. जस्ट शॉप्स, यस। व्हाई शॉप्स इज अ बेटर आपकी- इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी? समझो आप नौकरी कर रहे हैं, आपको एक एक्सपीरियंस आ गया आपकी सैलरी में, जो भी आप बिज़नेस में है, और आपको लगता है कि आप इसमें कुछ काम कर सकते हैं, तो वो शॉप आपको हेल्प कर सकती है वो काम करने में। आपको इतना सारा एक्सपीरियंस आ गया है। दूसरा, आदमी काम करने के बाद एक शॉप रहेगा तो आप कोई भी टाइप का बिज़नेस वहाँ पे कर सकते हो। एक इनकम आपको वहाँ से आनी ही है आफ्टर रिटायरमेंट। आप रेंट इनकम बोलो या खुद बिजनेस करना है तो खुद भी करो। सादा मतलब this बिजनेस, is सबसे both सादा way- बिजनेस तो तो उस हिसाब से ऑफिस स्पेस इज अ बेटर कैटेगरी। अगर ऑफिस स्पेस इज ओनली फॉर कॉर्पोरेट्स। शॉप कोई गवार भी चला सकता है, उसके लिए कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, धंधा करने मतलब आना लार्जर अपने लोग हैं जो शॉप्स को यूटिलाइज कर सकते हैं चाहिए। आप कंपेयर। खाली सब्जी, दूध, अंडा, चावल ये बेचो, आपका धंधा चलेगा। आप वड़ा पाव बेचो, धंधा चलेगा। आप कुछ भी बेचो, नॉर्मल आपकी जो डे टू डे लिविंग के रिलेटेड आपकी कुछ भी आइटम आप वहाँ पे बेचो, आप बिजनेस कर सकते हो। सेफर साइड में इसलिए बोल रहे हैं आप कि एक फर्स्ट होम होना चाहिए, देन उसके बाद में एक दूसरा अपना शॉप होना शॉप चाहिए। तो होना ही चाहिए, क्योंकि मैं गुजराती हूँ, मैं तो वही बोलूँगा। व्हाट अबाउट लैंड एज एन इन्वेस्टमेंट? वो सब बड़े लोगों की बातें हैं। नहीं, अगर हम लोग आज देखते हैं बहुत सारे लैंड लेके आप क्या करोगे? आई एम सॉरी मैं अच्छे- आपको काट रहा हूँ, बट आप लैंड लेके क्या करोगे? आप यहाँ पे रह रहे हो, आपकी लैंड हायर है, एप्रिसिएशन। हाईली अप्रिसिएशन। पहली बात, लैंड लेके उसका ध्यान रखना एक बैल बराबर पालना बराबर है। वो लैंड अगर आपके कंट्रोल में नहीं है, अभी आप यहाँ पे रह रहे हो और आपने लैंड ली है 20 किलोमीटर दूर, और वहाँ पे किसी ने कुछ कर दिया लैंड के ऊपर, सबसे पहले तकलीफ आपको ही आनी है। ओके, सेफ्टी मेजर्स एक बड़ा सेफ्टी में, चैलेंज क्योंकि है। आप वो इंडस्ट्री के नहीं हो। मैं उस इंडस्ट्री का हूँ, मैं लैंड लूँगा, कोई कुछ भी करेगा तो मेरे को मालूम है उसको कैसे बाहर निकालना है। नॉर्मल आदमी को वो लैंड एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, और बाद में वहाँ पे अगर कुछ इशू हो गया, उसको फाइट करने में उसकी आधी ज़िंदगी निकल जाएगी। क्या ये सच है? मैंने सुना है 10 साल में 10 टाइम्स मल्टीपल हो जाते हैं प्राइजेस लैंड के। उसका कोई मेजरमेंट या कोई स्केल नहीं है। 10 क्या 20, 30, 40 भी हो सकता है, ओके, बट वो सब जगह पे नहीं होता, रेगुलर बेसिस पे नहीं होता। वो आपका कुछ लक फैक्टर है जो आपको सपोर्ट करता है कि आपने लैंड ली और वो जगह की वैल्यू बढ़ गई, गवर्नमेंट की उसके ऊपर नज़र आ गई। जब तक जो एरिया को अगर डेवलप होना है तो गवर्नमेंट की आंखें खुलना ज़रूरी है। प्लॉट्स में अभी इन्वेस्टमेंट बिगनिंग में नहीं करना चाहिए, अपने लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में क्या उसको देख सकते हैं? आई फील, मैंने आपको जैसे बताया, प्लॉट्स लेने का तरीका अब बदल गया है। अब किसी को लैंड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज डेवलपर ही खुद एक बड़ा लैंड पार्सल लेता है, छोटे छोटे टुकड़े में प्लॉट बेचता है, Correct. जहाँ पे आपको टाइटल का कोई टेंशन नहीं है। आप लोग एग्रीमेंट करना है, जैसे आप मुझे फ्लैट बेच रहे थे, आप लैंड बेच रहे तो हो। वैसे इन्वेस्टमेंट्स अच्छे हैं। वो सेफ्टी ही है, क्योंकि वहाँ पे दूसरी दिक्कतें नहीं है, और डेवलपर इज़ ऑलरेडी इन्वॉल्व कि आपको मैं टाइटल एकदम क्लियर दे रहा हूँ।
अलग अलग मल्टीपल प्लॉट्स होते हैं वहाँ पे, बहुत मतलब एक गेट सोसाइटी हो रही है एक तरीके से देखने जाओ, जो सीधा Branded बिल्डिंग बन plot रहा था, अब वो development. फ्लैट बिल्डिंग बन रहा है Correct. अलग अलग प्लॉट्स के साथ। तो वो एक ऑप्शन है, बट जैसे खुद का फ्लैट, खुद का शॉप, या जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे वो खुद की कुछ चीज़ नहीं है और आप लैंड लेने जा रहे हो, आई सपोज वो नहीं करना चाहिए। Okay. आपको पहले आपका घर बनाना चाहिए, घर है तो एक दुकान लेनी चाहिए, और दुकान है तो लैंड लेना चाहिए या सेकेंड होम लेना चाहिए। फर्स्ट प्रेफरेंस घर है आपके हिसाब से। सो उस पर मैं जानना चाहूँगा कि जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट घर पे कर रहे हैं, क्या पैरामीटर्स हैं जो उनको देखनी चाहिए इन एफोर्डेबल सेगमेंट और इन प्रीमियम एफोर्डेबल सेगमेंट, क्योंकि लग्जरी सेगमेंट में जो जा रहे हैं डेफिनेटली दे आर नॉट द फर्स्ट होम बायर्स। सो उनके पास ऑलरेडी अपग्रेडेशन के लिए वो लग्जरी सेगमेंट में आते हैं। तो एफोर्डेबल एंड प्रीमियम एफोर्डेबल में क्या बेसिक्स पैरामीटर्स हैं जो हर एक बायर को देखनी चाहिए? आई सपोज अगर कंस्ट्रक्शन 10 फ्लैट का हो, 100 फ्लैट का हो, 20 फ्लैट का हो, अफोर्डेबल हो, लग्जरी हो, प्रीमियम लग्जरी हो, अल्ट्रा लग्जरी हो, मुझे लगता है वो सब गवर्नमेंट कंट्रोल्स के सिवाय तो हो नहीं सकता। जो परमिशन उसको लगनी है अफोर्डेबल वाले को, वही परमिशन अल्ट्रा प्रीमियम वाले को लगनी है। खाली उसकी परमिशंस में आई सपोज़ कि वो अगर हाई राइज बिल्डिंग है तो उसमें थोड़े परमिशंस के स्टेप्स ज़्यादा होंगे, इसके परमिशन के स्टेप्स कम होंगे, बट परमिशन तो सबको लेनी है। रूट तो एक ही है, गवर्नमेंट सैंक्शन अथॉरिटी। तो वो प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट से सैंक्शनड हो, जहाँ पे गवर्नमेंट ने परमिशन दी है कंस्ट्रक्शन करने के लिए, जिसको हम सीसी बोलते हैं, ओसी आने के बाद यानी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आने के बाद हम वो फ्लैट या बिल्डिंग में पोजीशन ले सकते हैं। हमारा फ्लैट वो एक डॉक्यूमेंट है, ऑथराइज़ करता है कि आपकी बिल्डिंग लीगल है। आप देखेंगे नवी मुंबई में काफ़ी सारे बिल्डिंग इलीगल बने हैं। करेक्ट। महाराष्ट्र में बहुत सारे जगह पे कोई परमिशन ली नहीं गई है, बस बिल्डिंग बनाई गई, रजिस्ट्रेशन हो गया और लोग चले गए रहने के लिए, और बाद में गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ आते हैं और उसको तोड़ देते हैं, या कोई भी टाइप का थ्रेट आ जाता है। ओके। तो इसी के लिए महारेरा आई सपोज इज़ अ बिगर प्लेयर, कि आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड फाइनेंस को हम साइड में रखते हैं, प्रोजेक्ट रिलेटेड जो भी अथॉरिटीज़ ने जो भी सैंक्शन किया है, जो भी डेवलपर है, उसका नाम, घर का एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, उसके कितने फ्लैट्स है, वो डेवलपर कितने लोग हैं, कितने पार्टनर्स है, कितनी परसेंटेज है, उनका बैंक अकाउंट कौन सा है, वो प्रोजेक्ट की एमिनिटीज़ क्या है, मतलब आपको पूरा वो डिटेल्स रेरा प्रोवाइड करती है, जिसके बारे में आपको कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिले। Yes. पहले तो कुछ भी नहीं था, ये प्रोजेक्ट लीगल है, इलीगल है, क्या है, इसकी परमिशन है, नहीं, वी डोंट नो। पहले कैसे ये सब वेरिफिकेशन होता था? अगर आपको पढ़ना आता है तो वो पढ़ लेता था, जो बेचारा आपको मालूम है कि जो हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो सिचुएशन की वजह से पढ़ नहीं पाए, काम पे लग गए जल्दी, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने कोई एजेंट्स को ढूंढते हैं जो उनको रास्ता दिखाए कि हमें कोई अच्छी प्रॉपर्टी बता जो लीगल हो, ये हो, मतलब सब सही हो, तो हमें वहाँ पे फ्लैट बुक करना है। एक तो ये रास्ता है जो जूना पैटर्न हमें बोल सकते हैं कि एजेंट का रोल मतलब सबसे बढ़िया रोल है एक कस्टमर को डेवलपर से मिलाने में। उसके बिना ये इंडस्ट्री आई सपोज इतनी डेवलप नहीं होती, क्योंकि डायरेक्टली डेवलपर के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करता। एक एजेंट ही है, एक माध्यम है जो डेवलपर और कस्टमर को मिलाता है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट दिलाता है। बिगनिंग जब प्री महारेरा, सो रेरा गेट्स इम्प्लीमेंटेड, तो एक एजेंट ही जरिया था जो ट्रस्ट डेवलप कर पा रहा था। एक वो जरिया भी था और जहर भी था, दोनों था वो। ओके। वो जहर भी होता था, जरिया भी होता था। आप गलत मत लीजिएगा। नहीं। क्या होता था कि कोई एजेंट होते थे कि फ्रॉड करते थे, स्कैम कर देते थे। तो काफ़ी ज़्यादा पावर्स एक एजेंट के हाथ में थी पहले, जो लोगों का माइंडसेट को चेंज करते थे, सेप देते थे माइंड को उनके कि किधर लेना चाहिए, या इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा उनका होता था। मुझे लगता है कि कोई भी इंडस्ट्री में आप जब काम चालू करते हैं तब आपको पूरी ईमानदारी रहती है, मेरे को ईमानदारी से काम करना है। आप ऐसे ही हाथ पकड़ के चलोगे, अरे मैं तो मतलब मेरे को कोई गलत काम नहीं करना है। एक फेज़ में आपको जब एक्सपीरियंस आ जाता है तब आप सोचते हो कि भाई मेरे जैसा कोई नहीं,
आप यही सोचोगे मैं बोलूँगा तो कस्टमर मान जाएगा। ओके। तो वो टाइम पे जब एजेंट का दिमाग चेंज होता है और जब वो सब चालू करता है, हमने काफ़ी सारे केसेस देखे हैं जिसमें एजेंट अपने नाम से ही चेक ले लेता है, क्लाइंट्स को अपने वश में ही रखता है, डेवलपर तक वो पेमेंट नहीं जाती है, डेवलपर को मालूम ही नहीं है कि उन्होंने उनके ही कोई प्रॉपर्टी एक एजेंट ने वो फ्लैट दिखा के वो एजेंट ने उनसे पैसा ले लिया है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, हो रही है। यस। उसी के लिए महारेरा आया है। एजेंट के बारे में भी अगर आप देखने जाओ, अभी तो उनकी एग्ज़ाम हुई, उनको सर्टिफिकेट दिया गया, उतने लेवल की भी स्ट्रिक्टनेस महारेरा ने एजेंट के ऊपर लागू कर दी है। तो मैं सोचता हूँ कि यही सब चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है कि एक बायर को एक डेवलपर से, एक एजेंट से बचाने की गवर्नमेंट देख रहा है। तो मुझे लगता है कि यही सब। और अगर हम लोग बात करें एजेंट की, जो इन्फ्लुएंसिव जितना पहले हुआ करता था, क्या वो अभी भी उतना ही इन्फ्लुएंस कर पाता है? यस, इन्फ्लुएंस तो हमेशा एजेंट का रहेगा ही। ऐसे नहीं है कि सभी एजेंट ख़राब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सालों से जिनकी फर्म रियल इस्टेट फर्म ही है, बहुत जूनी, वो आज शायद कोई एक डेवलपर के एक लेवल के भी आगे बैठे हैं। एक डेवलपर की जितनी कैपेसिटी रहेगी उससे ज़्यादा उसकी कैपेसिटी है एक एजेंट की, उनके एक ग्रुप की। वो लोग आज भी काम कर रहे हैं, कोई फ्रॉड नहीं, कोई स्कैम नहीं, कोई गलत नहीं, कोई कुछ नहीं। उनको अपने सेल से मतलब है, कस्टमर और अपने डेवलपर का कॉन्फिडेंस से मतलब है। रियल इस्टेट एजेंट से अभी कुछ मैंडेट फर्म्स आ चुके हैं, उनके बारे में क्या कहना है? व्हाट योर टेक ऑन दैट? मैंडेट कंपनी एक डेवलपर को कॉन्फिडेंस देती है कि मुझे इतना टाइम दीजिए, मैं आपको फ्लैट मेरा बेच के देता हूँ। डेवलपर को तो वही चाहिए, पैसा कितने टाइम में आएगा, क्या वो कितने टाइम में मैं माल बेच पाऊंगा। आने से मार्केट में फ़ायदे हुए हैं डेवलपर्स के? हाँ, 100% फ़ायदे हुए, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो डेवलपर खुद माल बेचेगा और एक एजेंसी उसके लिए 100% फोकस्ड काम करेगी, वो दोनों में फ़र्क होता है। ये एजेंसी जो अपने 10-100 बंदों को बिठा देगी, इनका प्रोजेक्ट बेचो, वो 100 बंदे अगले और 100 को लगाएंगे कि ये मार्केट में नया आया है, बेचो। उसकी वजह से वो डेवलपर का फ्लैट, डेवलपर का प्रोजेक्ट सब जगह पे वो पब्लिकली एक पोस्टर बन जाएगा कि ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। सोशल मीडिया का आज इतना आज इंटरफेरेंस है मार्केटिंग में। इंटरफेरेंस एज इन एक सपोर्ट है कि एक प्रोजेक्ट को बूस्ट करना है, सब जगह पे आप डाल दो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, क्या क्या है। फिर मार्केट्स में जो लीडर्स है वहाँ पे भी ये सब प्रोजेक्ट हाईलाइट कर सकते हैं। तो एक डेवलपर को तो मुझे लगता है कि जितना जल्दी माल बिके उसके लिए उतना फ़ायदेमंद है, और वो मैंडेट कंपनी पे 100% ट्रस्ट कर ही सकता है, दूसरा ऑप्शन नहीं है उसके पास। ओके। आई सपोज हाँ, अगर कोई डेवलपर ने खुद की मार्केटिंग टीम खड़ी कर दी और वो खुद बेच रहा है प्रोफेशनली, तो एक अलग बात है। बट एक मैंडेट फर्म काफ़ी हेल्प करती है ये इंडस्ट्री को सेल्स में। सेल्स के बारे में अगर बात करते हैं, जो ट्रेडिशनल सेल्स पहले हुए करते थे, जिसमें क्लाइंट्स को डायरेक्टली डेवलपर ही डील करता था हर एक क्लाइंट्स के साथ में। आज जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया है। डेवलपर इज़ नॉट इन द फेस नाउ, सो यू हैव योर ओन सेल्स टीम देयर। सो उस पर क्या मिस कमिटमेंट्स क्लाइंट्स को जाते हैं फिर? आई सपोज अगर डेवलपर ने स्ट्रिक्टली अपनी टीम को मैं कैसे कहूँ कि एक रूल सेट किया हुआ है कि हमें कोई तरह का मिसगाइडेंस नहीं बोलना है, हमें कोई तरह का झूठा कमिटमेंट नहीं देना है, कोई तरह की गवर्नमेंट स्कीम समझो हमारे एरिया में अगर डेवलप होने वाली है, नहीं होने वाली है, अगर उसके बारे में हमें नहीं मालूम है तो हमें नहीं बोलना है। ये डेवलपर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी टीम को कैसे गाइड करता है। ओके। अब डेवलपर ही बोलेगा कि आप जो बोलो, जो बोलना है, मुझे माल बिकना चाहिए, मेरी भाषा में बोलो, हमारी भाषा में बोलो, कुछ भी बोलो, मुझे पैसा आना चाहिए, माल बिकना चाहिए। तो वो तो भी अगला क्या बोल रहा है, जब कस्टमर नाराज़ होगा, बोलेगा कि मुझे तो आपके बंदे ने ये कमिटमेंट दी है, अगर वो बात मुझे मालूम पड़ेगी 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, या कुछ प्रॉब्लम होगा तभी मुझे मालूम पड़ेगा कि मेरे बंदों ने क्या बोला है और इन्होंने क्यों ये बोला है।
वो टाइम पे मैं शायद उस चीज़ का सलूशन निकाल सकूं। ओके। बट मैंने देखा है सेल्स करने के लिए या बेचने के लिए वो टाइम पे लोग धड़ 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 कुछ बोल ही डालते हैं, बस हमें हमारा टारगेट अचीव करना है, हमें बेचना है माल फ्लो में कुछ चले जाते हैं चीज़ें। डेवलपर को फ्लो ला के देना है। सर हमारा एक सेगमेंट है व्हाट्स न्यू सेगमेंट, जहां हम लोग आपको आप बताते हैं कौन सा प्रोजेक्ट अपकमिंग आपका आ रहा है या आपने लॉन्च किया है अभी। सो व्हाट इज़ दैट यू आर कमिंग अप विथ और यू हैव कम अप विथ? अभी मैं अपने कंफर्ट लेवल से थोड़ा शिफ्ट हो रहा हूँ, मेरी स्पेशलिटी से थोड़ा शिफ्ट हो रहा हूँ। जो आप मुझे बोलते हैं कि आप को अफोर्डेबल इतना पसंद है, आप अफोर्डेबल के ये है वो है, जो भी आप मुझे मलाई मारते हैं तो मैंने सोचा कि अब इसके आगे थोड़ा बढ़े और एक लग्जरी में प्रोजेक्ट मुझे बनाना है। तो मैंने सोचा कि ये जो सेगमेंट है लग्जरी, इसके ऊपर थोड़ी स्टडी की जाए, डीप स्टडी की जाए और एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाए। एक आगे बढ़ना है तो यही प्रोजेक्ट्स है जो मुझे हाईलाइट करेगा अगर ये प्रोजेक्ट मैंने जो सोचा है वो हिसाब से डिलीवर हो गया। कहाँ आ रहा है ये प्रोजेक्ट? ये आ रहा है पनवेल में, इन द हार्ट ऑफ पनवेल, साई नगर करके एरिया है, जहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बने हुए हैं और ये एक ही मेरी लैंड बची है, मुझे लगता है कि खाली पड़ी है। और मुझे वो प्रोजेक्ट पे एक ऐसा लैंड पे एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है कि वो पूरे एरिया में उसकी चर्चा हो। वंडरफुल। हाँ। सो क्या ऐसी खास बात आने वाली है इस प्रोजेक्ट में? ये प्रोजेक्ट की खास बात ये है कि इसमें मिड साइज़ के लोग जो 1 BHK वाले हैं वो 2 BHK में अपग्रेड होना चाहते हैं, 2 BHK वाले हैं वो 3 BHK में अपग्रेड होना चाहते हैं। अपग्रेड के साथ उन्हें वो एमिनिटीज़, वो लाइफस्टाइल, वो प्रोजेक्ट का वाव फील जो लोग ढूंढ रहे हैं, जो वहीं पे लोग रहते हैं, मुझे लगता है वहाँ पे काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्सें हैं और लोग उसको बेच के अपग्रेड होना चाहते हैं, तो मैं वहाँ पे वो टाइप का प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ। आप ऑलरेडी आपका कितना टाइम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर चुके हैं? ये प्रोजेक्ट के ऊपर तो हम ऑलरेडी मैं 2.5 साल से काफ़ी प्लान कर रहा हूँ। इसके रेगुलेशंस, इसके आपकी 2.5 साल की मेहनत है इसके पीछे? हाँ, इसको क्लियर कराने में, क्लियरेंस लाने में, लैंड के इश्यूज़, ये वो फलाना दिखना जो भी आता है वो सब सॉल्व करने के बाद अब हम ये स्टेज पे आ गए कि बस मुझे गवर्नमेंट परमिशन दे और मैं प्रोजेक्ट लॉन्च करूँ। वंडरफुल। सो इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ इट्स काइंड नाउ। एंड कब तक हम लोग इस प्रोजेक्ट को देख पाएंगे? ये गणपति में हम लॉन्च करेंगे। वाह, वंडरफुल, वेरी सून। सो लग्जरी जैसे आपने डिफाइन किया, क्या प्राइस रेंज में ये कस्टमर्स को मिलने वाली है? मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा सस्पेंस रखे अभी, क्योंकि अगर अभी सब मैं बता दूंगा तो कोई रेंज, टेंटेटिव रेंज जो आप बताना चाहें? ऐसा है कि CR? हाँ, करीब करीब वहाँ पे चले जाएगा। ओके ओके, दैट्स ए गुड प्राइस रेंज टू बाय इन अ सिटी। एक तरफ से मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि ये मेरे लिए फर्स्ट प्रोजेक्ट है, इतने बड़े बड़े अमाउंट के एक फ्लैट है, तो वो बायर्स कैसे रहेंगे, उनका दिमाग कैसे रहेगा, तो उनको हैंडल कैसे करना है। अटमोस्ट सब फेवरेबल क्लाइंट रहेंगे वहाँ पे, जो भी क्लाइंट रहेंगे मुझे नहीं लगता है कि वो कोई मतलब मैं कैसे बताऊँ कि लोअर इनकम ग्रुप में रहेंगे। लोअर इनकम ग्रुप नहीं मैं बोलूँगा, बट वो लोग का बिहेवियर क्या रहेगा, वो लोग हमारे कैसे अप्रोच करेंगे, ये मेरे लिए पूरा नया है। ये सेगमेंट ही पूरा मेरे लिए नया है। बट आपने इतना काम कर लिया है कि वो एक मास्टरपीस होने वाला है उस लोकेशन में, दैट इज फॉर श्योर। हाँ, वो मेरा मतलब मेरी उसमें जान लगा दी है मैंने, और जो मैंने विजुलाइज किया है कि मुझे वो चीज़ एकदम मतलब एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट बनाना है कि लोग आके वहाँ पे देखे तो लगना चाहिए वाव फीलिंग कि मेरा घर होता तो शायद यहाँ पे मैं लूँ घर, जो मैं सोचता हूँ हीरानंदानी या ओबरॉयज़ में जाऊँ, वो फीलिंग एटलीस्ट एक क्लाइंट को आनी चाहिए देखने के बाद। सो चलिए आते हैं टू आवर मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट, आवर रैपिड फायर राउंड। सो क्या आप तैयार हैं रैपिड फायर राउंड के लिए? क्या रैपिड डालने वाले हो? सो इसमें हम लोग को क्विक आंसर्स आपको देने हैं, जो भी आपके दिमाग में सबसे फर्स्ट आए वो आपको। कैसे आएगा लेकिन?
जो भी आए आप बता सकते हो. ठीक So starting from what comes to your mind when I say पनवेल? इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अफोर्डेबिलिटी, कनेक्टिविटी. ओके. कौन सा माइक्रो मार्केट आपको लग रहा है कमिंग 5 years में फ्लोरिश करने वाला है ऑफ MMR? पनवेल उसके अंदर नैना है वो. ओके. कोई बुक और मूवी जो आपको इंस्पायर किया है लाइफ में? बुक तो जमता नहीं है, पढ़ाई कभी की मैंने इंटरेस्ट लिया नहीं. तो मूवी में अभी मेरे को लगता है रिसेंटली मैंने एक 12th फेल मूवी देखी, वो काफ़ी अच्छी थी. सो कौन से डेवलपर हैं whom you look up to, जिसको आपका आइडल मानते हैं कि ऐसा डेवलपमेंट सबसे बेस्ट जो कर रहे हैं आज के टाइम पे? आई सेड मैंने हीरा नंदानी ओबरॉय. व्हाट इज़ योर फेवरेट मील? हाँ, डिपेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है, बट हमारा एक गुजराती डिश है, बाजरी का रोटला और कोई भी सब्जी और कांदा लहसुन की चटनी, वो मज़ा आता है खाने में. व्हाट इज़ योर फेवरेट कार ब्रांड और एनी फ्यूचर कार दैट यू वांट टू बाय? करंट फोर्ड एंडेवर. Ford Endeavour. Okay, hope we are going to see this soon. नो, आई ऑलरेडी हैव इट. No, नया वर्जन जो आ रहा है. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. Okay. जो है मेरे पास वही मुझे फेवरेट है मेरी. Your favorite destination in India and abroad? इंडिया में शिमला, अब्रॉड में अभी दुबई. Your favorite hobby? बाइक राइड. Which bike do you have now? इंटरसेप्टर 350 रॉयल एनफील्ड. Wonderful. 650. Any piece of advice you would like to give aspiring people who want to see their career in real estate? ऑनेस्ट रहो, लोगों के साथ ऑनेस्टी दिखाओ, वही मुझे लगता है कि प्राइम फैक्टर है हमारे इंडस्ट्री में. बाकी तो आई डोंट थिंक कि हमारे इंडस्ट्री में कुछ लैकिंग है. Honesty is ऑनेस्टी the key in this की industry. इन दिस इंडस्ट्री. Okay. क्योंकि ये इंडस्ट्री काफ़ी रोलर कोस्टर इंडस्ट्री है. Wonderful. Thank you so much for joining this episode. I really had a wonderful discussion with you. Hope to see you again later sometime. Thank you so much. 100%. Thank you.